नमस्कार, IBC 24 के हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है और मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। हमारे घर की रौनक अगर कोई होते हैं तो वो घर के बच्चे होते हैं, और अगर ऐसे में घर के बच्चों को जरा सा भी कुछ हो जाता है तो ना केवल वो परेशान होते हैं बल्कि पूरे घर की परेशानियां बढ़ जाती है। सभी परेशान होते हैं। हर परिजन को ये चिंता लगी रहती है कि आखिरकार बच्चे को हुआ तो हुआ क्या है और हम कैसे समझ के उसकी परेशानियों का हल कर सकते हैं। तो आज इन परेशानियों का हल देने के लिए हमारे साथ अपोलो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक और नियोनाटोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर हिमांशु केलकर मौजूद है, जो कि हमें बताएंगे कि एक्चुअली जब बच्चे रोते हैं तो उनके पीछे कारण क्या होता है, क्या वो भूख से रोते हैं, दर्द से रोते हैं या फिर और भी तरह की समस्याएं उन्हें सताती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। धन्यवाद निहारिका जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि शिशु के स्वास्थ्य के बारे में आपके विचार क्या है। सर्वप्रथम मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि शिशु स्वास्थ्य ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, न सिर्फ उस परिवार के लिए बट संपूर्ण समाज के लिए भी, क्योंकि एक स्वस्थ शिशु ही एक स्वस्थ एडल्ट या स्वस्थ मनुष्य को आगे बढ़ाता है और समाज बनाता है अच्छा। इसलिए स्वस्थ शिशु का होना अत्यंत आवश्यक है। और शिशु स्वास्थ्य में सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो पालकों का भरण पोषण, पालकों का आहार बच्चों को जो दे रहे हैं वो, और उसको ज़रूरी सप्लीमेंट्स या टीकाकरण जो देते हैं उससे जुड़ा रहता है। जैसे कि आपने कहा कि पालकों का सबसे बड़ा रोल होता है, तो ऐसे में पालक ही नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार बच्चे को समस्या क्या हो रही है, तो हम कैसे समझ सकते हैं बच्चे को देखकर या फिर उसकी हरकतों से कि इस वक्त बच्चा किसी समस्या से जूझ रहा है? सर्वप्रथम हमको ये देखना होता है कि माँ क्या कहना चाहती है, माँ का कथन क्या है, माँ बच्चे को लेकर क्या कहना चाहती है डॉक्टर को। ये सबसे पहले हमको ज़रूरी होता है ध्यान देने के लिए कि जितना माँ बच्चे को अच्छे से समझ सकती है उतना परिवार का कोई भी सदस्य नहीं समझ सकता है। जब हमारे पास बच्चे को लेकर उनके परिजन आते हैं, कई बार माँ नहीं आ पाती है, तो हम इवन उनके पिताजी या चाचा जी या दादाजी या जो भी आए हैं बच्चे के साथ, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि आप उनकी माँ से हमारी बात कराइए। हम चाहते हैं कि बच्चे के बारे में हम उनसे सवाल करें, क्योंकि माँ का कथन हमारे लिए सर्वप्रथम सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद फिर हमारा एग्जामिनेशन बच्चे को लेकर जो करते हैं, फिर हम किसी निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं कि बच्चे को मूल समस्या कहाँ है, बच्चे को तकलीफ़ कहाँ हो रही है। सर, जब बड़े बीमार होते हैं या बड़ों को भूख सताती है, दर्द सताता है, तो वो लोग खुद अपनी जुबान से बता सकते हैं कि आखिरकार उन्हें कुछ हो रहा है। लेकिन जब बच्चे रोते हैं ना, तो दो ही समस्या समझ में आती है, एक भूख और एक दर्द। लेकिन कब समझा जा सकता है कि जो बच्चे हैं वो भूख से रो रहे हैं या फिर दर्द से रो रहे हैं? यह एक महत्वपूर्ण सवाल होता है, क्योंकि जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु मतलब 1 महीने से नीचे का शिशु, उसके रोने पर हमको ये देखना होता है कि यह बच्चा दिन भर रोता है या सिर्फ शाम या रात में रोता है। क्योंकि अगर वो बच्चा भूख से रोएगा तो वो दिन भर रोता रहेगा और साथ में दूध भी पर्याप्त मात्रा में सिर्फ माँ के दूध पे होने के बावजूद नहीं ले रहा है, तो उसका कारण कई बार पेट में ऐंठन या कोलिक जिसको हम कहते हैं, इन्फेंटाइल कोलिक या इवनिंग कोलिक जिसको हम कहते हैं, वो एक समस्या महत्वपूर्ण होती है। और ये समस्या कई बार हम देखते हैं कि माँ के दूध पर भी 1/3 बच्चों में भी देखने में आती है। ऊपर का दूध देते हैं या फार्मूला फीड देते हैं या गाय का दूध देते हैं तो ये समस्या ज़्यादा आने की संभावना होती है। यह समस्या 6 महीने से लेकर साल भर तक भी बच्चों को देखने में आती है। इसलिए एक तो बच्चे का एग्जामिनेशन, बच्चे का देखने के बाद ही हम किसी कंप्लीट निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि बच्चे को तकलीफ़ सिर्फ भूख से है या बच्चे को पेट में दर्द या कहीं सूजन आना, या एग्जामिनेशन पे उसको हम अच्छे से और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। डॉक्टर, जब बच्चे को माँ डॉक्टर के पास लेकर आती है तो डॉक्टर आराम से बता सकते हैं कि परेशानी क्या है, लेकिन सर्वप्रथम जब माँ, जो पहली हमारी डॉक्टर होती है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि आखिरकार बच्चे को दर्द सता रहा है, भूख नहीं? कोई तो सिम्टम्स होते होंगे जो माँ देखकर समझ सके कि बच्चे के लिए जो दर्द है वो अभी उसकी समस्या का कारण बना हुआ है। वह सबसे पहले माँ यह बताएगी कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बाथरूम यूरिन यानी कि यूरिन की मात्रा उसकी कम हो गई है, और जो रेगुलर शेड्यूल है उसका नींद का वो डिस्टर्ब हो गया है। ये सर्वप्रथम माँ जब बताती है तब हमको उनसे ये पूछना होता है कि आप पर्याप्त दूध पिला पा रहे हैं बच्चे को या नहीं पिला पा रहे हैं।
सर्वप्रथम अगर वो नहीं पिला पाते तो फिर उसके आगे आप ऊपर का दूध देना शुरू किया है या ऊपर का कुछ सप्लीमेंट। आज भी हमारे समाज में माता जो होती है उनके ऊपर बहुत तरह का प्रेशर होता है, बुज़ुर्गों का प्रेशर होता है कि भाई शहद दे दो, घुटी दे दो, अजवाइन का पानी दे दो, रो रहा है। तो ये प्रेशर्स जो होते हैं ये कई बार माँ को फोर्स करते हैं कि घरेलू इलाज करने के लिए, और उसमें से कई बार समस्याएं ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं बजाय सुधरने के। और माँ प्रेशर में दे तो देती है पर कई बार रिवील भी नहीं कर पाती है कि बच्चे को उसने क्या किया है। वो सिर्फ इतना बताती है कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा बाथरूम नहीं कर रहा है, बच्चे का एक्टिविटी कम हो गया है, बच्चा सुस्त हो रहा है। ये माँ जब बताती है तो हमको उनको क्रॉस क्वेश्चंस, मतलब जब हमको एग्जामिनेशन के बाद हम जब उनको पूछते हैं तब वो अच्छी तरह से हमको बता सकती है कि बच्चे को मूल समस्या क्या है अपार्ट फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन। क्योंकि हिस्ट्री, हम आज भी हमारे लिए हिस्ट्री मतलब बच्चे की समस्याएं क्या क्या है वो डीप डेप्थ में गहराई में समझना, माँ से पूछना या परिजन जो साथ में है उनसे पूछना बेहद आवश्यक होता है। जब दांत आते हैं तो कई सारी परेशानियां बच्चे को भी देखनी पड़ती है और उससे जुड़े परिजन यानी कि उसके जो माता पिता है उन लोगों को भी उन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो जब बच्चे के दांत आते हैं तो किस तरह की समस्या बच्चे को होती है या उसकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस होने लगते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा निहारिका जी। शुरुआत के 3 वर्ष बच्चे के लिए बेहद अहम होते हैं। इन 3 वर्षों में बच्चे का जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 7 वर्ष तक बच्चे का ब्रेन, दिमागी जो ग्रोथ है वो लगभग पूर्ण एडल्ट, पूर्ण मनुष्य के जितना कंप्लीट हो जाता है। 7 वर्ष के बाद बच्चे का ब्रेन ग्रोथ नहीं हो पाता है। और ये जो इनिशियल 3 वर्ष हैं ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं इनकी ग्रोथ के हिसाब से। इसलिए इनका पोषण, दांत निकल रहा है तो उस समय तकलीफ़ें कुछ बच्चे को आती है, पर 80 to 90% बच्चों में हम ये देखते हैं कि जब दांत निकलते हैं तो माइनर तकलीफ़ें जैसे बुखार आना, 1 या 2 दिन दस्त होना, मामूली सी सर्दी होना, ये हम कॉमनली देखते हैं, जो कि 1 या 2 दिन तक रहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। कुछ बच्चों में बहुत रेयरली हम देखते हैं कि 4 या 5 दिन या 7 दिन तक थोड़ा तकलीफ बच्चे को होता रहता है, थोड़ा मसूड़ों पे सूजन दिखती है दांत आते समय, बट अदरवाइज़ ये एक नॉर्मल नेचुरल प्रक्रिया होती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सर क्या ज़रूरी है जब बच्चे को दांत आ रहे हैं तब डॉक्टर से हमें कंसल्ट करना होता है? जैसा मैंने कहा आपसे कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। 80% बच्चों में ये नॉर्मल तौर पे आ जाते हैं। 1 या 2 दिन का बुखार आता है, वो भी कई बार माँ भी अनभिज्ञ रहती है। मामूली बच्चा गर्म होता है पर बहुत तेज़ बुखार भी नहीं आता है। मामूली 1 आध 2 दिन थोड़ा सा नाक बहता है या 1-2 बार बच्चा थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा पतला लैट्रिन करता है या दस्त करता है, ये नॉर्मली होता है। लेकिन जहाँ अगर बच्चे को 2 या 3 दिन से ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है तो उसको ज़रूर शिशु रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी ज़रूरी है। सर ये रही दांत जब आते हैं तब की बात, लेकिन अगर मौसम की बात करें तो वो हर 3 महीने में हम लोग एक मासिव जो मौसम चेंज है वो देखते हैं। ऐसे में जो हम बड़े हैं हम लोगों की बॉडी इसे जल्दी से अडेप्ट कर लेती है क्योंकि हम लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, लेकिन बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने में काफ़ी समय लगता है। ऐसे में जब मौसम बदल रहा होता है तो कई सारी मौसमी बीमारियों के जो मरीज़ हैं वो पहुँचते हैं ओपीडी में। तो ऐसे में मौसम जब बदल रहा होता है तो पेरेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? मौसम बदलने की वजह से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ या सबसे ज़्यादा परेशानियाँ या सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हम देखते हैं कि बच्चों में या 5 वर्ष या 8 वर्ष से नीचे के बच्चों में, कम बच्चों में ही देखने में ज़्यादा आती है, क्योंकि उन बच्चों को मौसम के बदलने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए हमको इन बच्चों का मौसम के बदलने के दौरान ध्यान रखने की बेहद आवश्यकता है। इसमें 3 महत्वपूर्ण अंग रहेंगे। एक आहार, दूसरा पहनावा, जिसके बारे में हर एक जन, हर माता पिता परिजन अवेयर होते हैं, बिल्कुल उससे वो लोग केयर करते हैं। पर जो थर्ड थिंग, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कि टीकाकरण, वैक्सीनेशन, जो कि लोग कई बार मिस कर जाते हैं और वो उन लोगों को अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी अत्यंत आवश्यक होती है। जी सर, बिल्कुल। तो पालकों को किन विषयों पर ध्यान रखना चाहिए सर, या पालकों को किन विषयों के लिए जागरूक रहना चाहिए? सर्वप्रथम सफाई का ध्यान, स्वच्छता का ध्यान। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी पूरे देश भर में स्वच्छता का अभियान चलाया। हमारा इंदौर सबसे स्वच्छ शहर के रूप में पूरे देश में आज भी अभिमान के साथ खड़ा है।
इसलिए और ज़रूरी हो जाता है हमको कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को न सिर्फ स्वच्छता सिखाएं बट डेली हाइजीन, जिसमें नाखून काटना होता है, जिसमें रोज़ ब्रश करना होता है, जिसमें रोज़ नहाना होता है। कई बार हम देखने में आते हैं कि बच्चे जब माता पिता के साथ आते हैं, बच्चे को सर्दी खांसी है इसलिए नहलाना बंद कर देते हैं, जो कि गलत है। नहलाना, ये स्वच्छ रखना, ये बच्चे को हाइजीन साफ रखने से रिलेटेड है। जितना आप बच्चे को साफ रखिएगा उतना ही आपका बच्चा पालक उतना कम बीमार होगा। तीसरा चीज़, घर पर भोजन करना, कंप्लीट बैलेंस डाइट जिसको हम प्रमोट करते हैं, वो अब धीरे धीरे विलुप्त सा होता जा रहा है, उसमें कमी आती जा रही। इसलिए भी बच्चों के स्वास्थ्य पर फर्क पड़ रहा है, जिसके बारे में पालकों को जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा चीज़ जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया स्तनपान 6 महीने तक बच्चों को सभी आवश्यक रूप से कराए। सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पर जो बच्चे 6 महीने तक रहते हैं, उनकी इम्यूनिटी दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत अच्छी रहती है, उनका वज़न दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत अच्छा बढ़ता है, उनकी लंबाई दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत अच्छी रहती है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि कोशिश करें कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पर रखें, लेकिन 6 महीने बाद तुरंत बच्चे को कोशिश करें कि ऊपर का भोजन, वीनिंग फूड जिसको हम कहते हैं, वो देना शुरू करें। कई बार हम देखने में आता है कि 2 साल तक बच्चा माँ का ही दूध ज़्यादा पीता रहता है, उसमें बच्चे को वीकनेस डेवलप होती है, उसमें बच्चे को खून की कमियाँ डेवलप होती है, उसमें बच्चे का हाइट ग्रोथ रुक जाता है, उसमें बच्चे के लिए डेफिशिएंसीज और न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसलिए ये पालकों में जागरूकता ये अत्यंत आवश्यक है कि 6 महीने पश्चात माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त पोषण नहीं देता है, इसलिए माँ का दूध जरूर चालू रखें 6 महीने पश्चात, लेकिन साथ में दिन भर में बच्चे को ऊपर का पोषण देना अवश्य चालू कर देना चाहिए। और चौथा जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण जो है जागरूक होने के लिए, दैट इज वैक्सीनेशन, टीकाकरण। ये हमारी जो डिस्कशन है ये जारी रहे। सर, बाकी बातें जो हमने की है कि किस बारे में पालकों को जागरूक होना चाहिए या बच्चा किस वक्त किस वजह से रो रहा है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बड़ा मुद्दा आता है बच्चों के आहार का। तो बच्चों के आहार के लिए क्या कुछ चीज़ों की हमें जो जागरूकता है वो पालकों तक पहुँचानी है, और साथ ही में क्या चीज़ें उनके लिए आवश्यक होती है? आहार से, जैसे मैंने अभी भी कहा कि 6 महीने के पश्चात शिशु को एडिक्वेट न्यूट्रिशन वाला आहार देना अत्यंत आवश्यक है। अब 6 महीने के पश्चात जब हम न्यूट्रिशन वाला आहार देना शुरू करते हैं, उसमें सर्वप्रथम मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि 1 वर्ष तक किसी भी शिशु को फल का रस देना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे आज भी फल का रस देना एक रिचुअल या शहद देना एक रिचुअल होता है, जो कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा नहीं किया जाना, बच्चे के हित में रहता है। बच्चे को शुरुआत में पचने में आसान भोजन, जिसमें उबला हुआ शुरुआत में चावल का पानी, मूंग दाल का पानी या सूप फॉर्म में शुरुआत में लिक्विड दें, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर उसको सेमी सॉलिड, जिसको हम जो बच्चा 6 महीने के पश्चात से लेकर 7.5-8 महीने तक बच्चा निगलने की क्षमता रखता है, चबाने की क्षमता उसमें नहीं होती है। लेकिन जितना वैरायटी ऑफ फूड आप दीजिएगा, जितना अलग अलग प्रकार का भोजन दीजिएगा, उतना बच्चे की स्वास्थ्य में, सेहत में सुधार आता जाता है। सेकेंडली, बच्चे को 6 महीने के बाद में नमक और शक्कर ये नहीं देना चाहिए। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चे को नेचुरल फूड, जो प्राकृतिक आहार है, उसका स्वाद बच्चे को समझ में आना चाहिए, उसका स्वाद बच्चे को आना चाहिए, ताकि बच्चा आगे आने वाले समय में उन सब नेचुरल चीज़ों को ग्रहण कर सके और उससे पर्याप्त पोषण प्राप्त कर सके। जितना आप वैरायटी ऑफ फूड दीजिएगा बच्चे के लिए उतना अच्छा रहेगा। 7.5 से 8 महीने के पश्चात से लेकर 11 महीने, ये समय हमारे लिए बेहद क्रूशियल समय होता है। आहार जितना आप ठोस दीजिएगा इन बच्चों को, जितना ये बच्चा चबाना सीखेगा, उतना ही ये बच्चा डाइजेशन या पचन क्रिया उसकी उतनी अच्छी होगी। अगर ये चबाना नहीं सीखा, अगर ये बच्चा लिक्विड इंटेक ज़्यादा लेता रहा, नेचुरली इस बच्चे का वज़न पर्याप्त मात्रा में गेन नहीं होगा और हम बाद में बच्चे को लेकर परेशान होंगे। इस बच्चे की लंबाई भी अफेक्ट होगी, जिससे हम बच्चे को परेशान रहेंगे। इवन
इस उम्र में अगर जो नॉन वेजिटेरियन या जो लोग अंडा चिकन मछली भी खाते वो भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में 80% हम देखते हैं कि वेजिटेरियन फूड या वेजिटेरियन खाना ही ज़्यादा खाया जाता है। ऐसे बच्चों में हमें ये देखना ज़रूरी है कि इन बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी डेवलप ना हो। आयरन रिच फूड ये हम इन बच्चों को 7-8 महीने के बाद ही इंट्रोड्यूस करना चालू करते हैं अलॉन्ग विथ सप्लीमेंट्स, क्योंकि कई बार इन बच्चों की ग्रोथ इतनी आहार में देने के बावजूद इनको पर्याप्त आयरन या विटामिन्स उतना मिल नहीं पाता है। इसलिए इन बच्चों को सप्लीमेंट्स जैसे कि विटामिन डी, आयरन 1 वर्ष तक से लेकर 2 वर्ष तक देना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जी सर, बिल्कुल। आप कह रहे थे कि प्राकृतिक खाना जितना बच्चों को दिया जाए उतना उनकी सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन सर आजकल के चलन में हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चों को सेरेलैक, पॉरेज, इस तरह की चीज़ें जो है वो भी एक एज के बाद देनी शुरू कर दी जाती है। क्या ये जो बाहर का खाना होता है या सेरेलैक होता है, पॉरेज होता है, ये बच्चों के लिए या बच्चों की सेहत के लिए सही माना जा सकता है? सर्वप्रथम हमको यह समझना होगा कि ये सेरेलैक, पॉरेज ये चीज़ें रेडीमेड फूड कहलाती हैं। जितना प्राकृतिक भोजन हम दे सकते हैं घर में, सर्वप्रथम हमें उसके लिए कोशिश करना होती है। 1 या 2 बार से ज़्यादा सेरेलैक का फीड नहीं देना चाहिए बच्चे को। बार बार बच्चों को जो सर्दी खांसी होती है उससे पिता और माता जो है वो काफ़ी चिंतित होते हैं। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? बराबर, यह बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि यह सवाल जो है इससे मैं ये कहूँगा कि लगभग 50 से 60% माता पिता चिंतित होते हैं। अब इसमें अगर इसको हमको होलिस्टिक हर तरह से देखना होता है। बच्चे का शुरुआत में आहार क्या ले रहा है, बच्चा जंक फूड ज़्यादा खाता है क्या, बच्चा बॉटल से दूध पीता है क्या। बच्चे को कई बार आज भी हम ये देखते हैं कि थैली के दूध में पानी मिला के दिया जाता है। अब ऐसे बच्चे का पोषण जिसका कमज़ोर है, जो बच्चा कमज़ोर है, जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिसको पर्याप्त टीकाकरण नहीं मिला है, वो नेचुरली बच्चा बार बार बीमार पड़ेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये सबसे कहना चाहूँगा, मामूली सर्दी खांसी के लिए कृपया एंटीबायोटिक यूज़ ना करें। मतलब कई पेरेंट्स तो घर से एंटीबायोटिक दे के हमारे पास लेकर आते हैं कि साहब हमने तो मेडिकल वाले से लेकर ये दवा बच्चे को 3 दिन 4 दिन दे चुके हैं हम, और फिर भी बच्चे को तेज़ बुखार खांसी बना हुआ है। ये जो टीकाकरण होता है जो हर माह होता है, हर हफ्ते भी बीच में दिया जाता है और उसके बाद कुछ सालों में दिया जाता है, इन चीज़ों का, इन टीकाकरण का भी बच्चों की ग्रोथ पर खासा असर पड़ता है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? जो अहम टीकाकरण है जैसे निमोनिया का है या इन्फ्लुएंजा का टीका, ये कई सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुविधा न होने की वजह से वहाँ नहीं दिया जाता है। लेकिन इन बच्चों में जो कमज़ोर बच्चे रह जाते हैं उन बच्चों में ये बेहद महत्वपूर्ण है कि फ्लू का टीका हर वर्ष 2 बार नया टीका आता है, और ये टीका बच्चों को 80% प्रोटेक्शन देता है सर्दी खांसी और निमोनिया होने से या सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत से बचने में। ये टीका अत्यंत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब ये तो हुआ खांसी सर्दी के अलावा, और मोतीझरा का टीकाकरण, पीलिया, हेपेटाइटिस ए का टीकाकरण, मेनिंजाइटिस, मेनिंगोकोकल वैक्सीन का टीका, ये टीकाकरण सरकारी टीकाकरण में उपलब्ध नहीं होते हैं। यह कृपया अपने शिशु रोग विशेषज्ञ से सलाह लेकर अपने बच्चे के लिए अवश्य कराएं, क्योंकि आपका बच्चा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज के दुनिया में, आज के आधुनिक युग में हम 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बच्चे रखते हैं। उससे ज़्यादा तो अब बच्चे हम सोच भी नहीं पाते, क्योंकि हम उनका भरण पोषण पालन उतना अच्छे से नहीं कर सकते। तो कृपया उस बच्चे के लिए जो आप बेस्ट दे सकते हैं दीजिए। एक बार आप कोई सेलिब्रेशन, उसका जन्मदिन मत मनाइए, लेकिन ज़रूर उसको वो टीकाकरण पर्याप्त उसका प्रोटेक्शन देगा, बच्चे को बीमारी से बचाएगा, और वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं वरन उस बच्चे को भी परेशान होने से बचाएगा। जी बिल्कुल सर, तो टीकाकरण अवश्य करवाएं और जिस डेट पर दिया है, जिस मंथ में दिया है उसी को कराएं, उसमें लापरवाही ना बरतें। सर विविध शिशु उप विशेषज्ञों की अगर हम बात करें तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है शिशुओं के लिए? अगर देखा जाए तो हर तरह के विशेषज्ञ जब आते हैं तो इनकी ज़रूरत शिशुओं के लिए क्यों पड़ने लगती है? बिल्कुल निहारिका जी, यह आज के आधुनिक युग की, आधुनिक वैज्ञानिक युग की एक नितांत आवश्यकता है। हमें एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक सर्जन,
पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन, ऐसे सारे टीम वर्क की आवश्यकता होती है, तभी हम सबसे बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं। और ये देखने में आया है कि हम अपोलो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हम ये देख रहे हैं कि जब हम एज ए टीम हर तरह के शिशु उपविशेषज्ञों के साथ एक ही रूफ के नीचे हम सेवाएं दे रहे हैं, तो हम अच्छा आउटपुट, अच्छी सुविधाएं बच्चों को देकर और अस्पताल से उनको ठीक कर कर घर भेजने में सक्षम हो पा रहे हैं। आजकल अगर कोई भी बच्चा खाना खाता है तो बिना मोबाइल या टीवी के खाना उनके गले से नीचे नहीं उतरता है। तो ऐसे में बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम जो है वो कितना होना चाहिए और क्या इस स्क्रीन टाइम को देने से हमें बचना चाहिए? स्क्रीन टाइम की स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने इशू की हुई हैं और उसमें आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2 वर्ष के नीचे किसी भी बच्चे को न टीवी, न फ़ोन, न मोबाइल, न लैपटॉप, कोई भी स्क्रीन को एक्सपोज नहीं देना चाहिए अगर आप चाहते हैं उसके बच्चे के दिमाग का सर्वांगीण अच्छा विकास हो। तो एक्सेप्शंस थोड़ी देर के लिए, अगर किसी आप रिश्तेदार या पिताजी, सपोज़ कई बार पिताजी कहीं दूसरे शहर में हैं और माँ थोड़ी देर के लिए उससे बात करवाना चाहती है, दिस इज़ एन एक्सेप्शनल केस। उस सूरत में आप ज़रूर मोबाइल पे वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चे को आप पिताजी से या उसके दादा या दादी से बात करा सकते हैं। ये एक्सेप्शनल, बट दैट टू अगेन इज़ फॉर कुछ चंद मिनटों के लिए। रही बात 2 से 5 वर्षों में, 2 से 5 वर्षों में भी 1 घंटे से नीचे का स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड है। जितना कम से कम हो उतना अच्छा। 2 से 5 वर्षों में 1 घंटे से कम का ही समय दिया जाना चाहिए। उससे बड़े बच्चों में हमको स्क्रीन टाइम भी बैलेंस करना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम बैलेंस करना मतलब कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी अगर 1 घंटा 60 मिनट से ज़्यादा है, मॉडरेट टू गुड फिजिकल एक्टिविटी है, और अपार्ट फ्रॉम दैट उसका रीडिंग हैबिट अच्छा है, तो ही आप उसको 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम पर, अगेन फिर वो बैलेंस्ड होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्क्रीन टाइम न सिर्फ आपके फैमिली टाइम को ख़त्म कर देगा, पारिवारिक समय वो ख़त्म कर देगा। आज भी टेबल पे परिवार बैठता है खाने के लिए, बच्चा मोबाइल के साथ बैठा हुआ है, नाश्ता कर रहा है, माता पिता सामने बैठे हैं, बात करना चाहते लेकिन वो बात नहीं करते क्योंकि बच्चा मोबाइल में पूरी तरह से मशगूल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह परिवार का समय जो है यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे हमको संजोना होगा। आगे के समय में ये मानसिक नहीं तो बीमारियां पैदा करने वाला है इन बच्चों में। बच्चों की नींद और खेल यानी कि कसरत, इन दोनों का जुड़ाव जो है वो किस तरह से होना चाहिए और साथ ही में बच्चों के विकास के लिए ये दोनों ही चीज़ें कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ही अहम सवाल है ये आज की परिप्रेक्ष्य में। नींद बच्चे के लिए बेहद अहम होती है। ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन से अगर हम 0 to 3 months, जन्म से लेकर 3 महीने तक देखें, 11 घंटे का एवरेज नींद बच्चे का होना चाहिए। जो रेंज है वो 14 से 17 घंटे का है। जो 4 से 11 महीने का बच्चा है उसमें 10 घंटे का नींद रिकमेंडेड है और जो रेंज है वो 12 से 15 रिकमेंडेड है। जो 2 से 5 वर्ष का बच्चा है उसमें 8 घंटे मिनिमम रिकमेंडेड नींद है और जो रेंज है वो 10 से 13 घंटे का है। ऐसे ही लगभग 6 से 13 वर्ष की उम्र में 7 घंटे का मिनिमम नींद रिकमेंडेड है, जो कि एवरेज आउट 9 से 11 घंटा होना चाहिए। और एडोलसेंट या 14 से 17 वर्ष की उम्र में 7 घंटा मिनिमम नींद होना ज़रूरी है, जो कि एवरेज आउट 8 से 10 घंटे तक रेंज कर सकते हैं। अब जिन बच्चों की नींद नहीं होगी, स्वाभाविक तौर पे वो न सिर्फ चिड़चिड़े रहेंगे, वो एकेडमिक मतलब उनका अभ्यास में एकाग्र होना भी मुश्किल होगा, उनकी स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ भी पुअर रहेंगी, चिड़चिड़ापन इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। और सबसे अहम इम्पॉर्टेंट, 1 घंटा पहले अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि 9 बजे सोना है तो उसने 8 घंटे बाद किसी भी स्क्रीन से एक्सपोज होना नहीं चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे टेलीविज़न हो। और सबसे अहम, नींद आने के पहले 1 घंटा पहले बच्चे को चॉकलेट देना, कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक देना, कैफिनेटेड ड्रिंक देना स्ट्रिक्टली नहीं चाहिए। प्रेफरेबली अगर देना चाहते हैं तो आप एक गर्म दूध जरूर बच्चे को दे सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आज हमारे साथ अपोलो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक और नियोनेटोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर हिमांशु केलकर मौजूद थे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।